ठीक है, तो कल हम लोगों ने जो चैप्टर शुरू किया था, सबसे पहले हम लोगों ने कहा था कि क्या डिफरेंस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और इकोनॉमिक ग्रोथ में। सर डुअल आवाज आ रही है आपकी। डबल आवाज आ रही है। जी सर। एक मिनट में यहाँ म्यूट कर देता हूँ खुद को। अब आ रही है। हाँ सर अब सही है। अब सही है ना, मैंने वहां म्यूट कर दिया, वो डबल आवाज आ रही थी उस वजह से। जी ठीक है, वो रिकॉर्डिंग के लिए जो है कितना ड्रामा करना पड़ रहा है यहाँ। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट हेडिंग जो आप लोगों का है वो आप हेडिंग डालिए, साथ में आप पेन कॉपी वगैरह लेके बैठे होंगे। पेन पेपर लेके बैठे हैं ना आप लोग। यस सर। हाँ, तो जरा एक बार अगला हेडिंग जो डालेंगे आप इस चैप्टर में वो है ह्यूमन डेवलपमेंट। The next heading is human development. अब ह्यूमन डेवलपमेंट की एक बार पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर हम इसको आगे समझते हैं कि आखिर ये ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है, क्यों हम इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या इसमें होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है। तो वो सारी चीजें फिर हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जरा आप ह्यूमन डेवलपमेंट की डेफिनेशन लिख लो। उसमें लिखो ह्यूमन डेवलपमेंट is thus a process of human development is thus a process of thus a process of widening people's choices widening people's choices widening people's choices as well as raising the level of well-being achieved Choices as again. well as raising the level of well-being achieved as well as the level of well-being achieved. ठीक है, अब लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने समझा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट हम लोगों ने कहा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कुछ फर्क होते हैं। उस फर्क को हम लोगों ने समझा था और उसी फर्क के अंदर हम लोगों ने समझा था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट भी आता है, क्योंकि हम लोगों ने समझा था कि 1960s से पहले जो इकोनॉमिक्स थी उसमें मोर फोकस वाज गिवन ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें मोर ज्यादा फोकस किस पे होता था, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ पे होता था। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब कि जीडीपी किस तरीके से बढ़ना चाहिए। अब वो जीडीपी बढ़ने की वजह से लोगों को फायदा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, वो ट्रिकल डाउन होकर के नीचे जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये हम लोग नहीं देखते थे। लेकिन 1960s के बाद हम लोगों ने इस पर फोकस करना शुरू करा कि कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट, कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि डेवलपमेंट तो हो लेकिन वो इंक्लूसिव हो, उसमें सभी लोग शामिल हों, उसमें हर पॉपुलेशन का हर वर्ग शामिल हो। तो उसलिए हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ बढ़े और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर ही जो सब पार्ट है दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, या वैसे हम कह सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट एक बड़ा पार्ट है, उसके अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है। तो इसलिए हम लोगों ने ह्यूमन डेवलपमेंट को अलग से ही समझना शुरू किया। अब ह्यूमन डेवलपमेंट है क्या? तो ह्यूमन डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन बताई है वो ये है कि प्रोसेस ऑफ वाइडनिंग पीपल्स चॉइसेस, कि लोगों की चॉइसेस को वाइड करना, उन्हें बढ़ाना। ठीक है, लोगों की चॉइसेस को बढ़ाने का मतलब क्या है कि केवल और केवल वो मनी पर डिपेंडेंट ना रहे। ठीक है, उनकी चॉइसेस उसके अलावा भी हो सकती हैं, लाइक एजुकेशन हो सकती है, हेल्थ हो सकती है, और पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर हो सकता है किसी कंट्री का। तो ये सब चीजें हम लोगों ने उसमें ऐड करी। अब अगेन ये बात सामने आई कि पहले जो हर चीज हुआ करती थी दैट इज डिपेंडेंट ऑन मनी।
कि अगर कोई कंट्री का जीडीपी बहुत ज्यादा है, कोई कंट्री वेल्दी है, तो हम उसे कहते थे ये अच्छी कंट्री है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जिसके लिए हमें वेल्थ की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे बहुत बढ़िया एग्जांपल महबूब उलक ने दिया। महबूब उलक साहब ने कहा कि किसी कंट्री में डेमोक्रेसी को लाने के लिए वेल्थ की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब किसी कंट्री में डेमोक्रेसी हो इसके लिए जरूरी नहीं कि वहां पर वेल्थ हो। किसी कंट्री में वुमेन्स के राइट बराबर हो, मेन के बराबर हो, इसके लिए वहां पर जरूरी नहीं कि वो कंट्री वेल्दी हो। किसी कंट्री में सभी को इक्वलिटी, जस्टिस देने के लिए भी जरूरी नहीं कि वो कंट्री वेल्दी हो। तो क्योंकि हर चीज हमें केवल वेल्थ से नहीं पानी है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे ह्यूमंस का वेल बीइंग होता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में ये समझा गया कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये जो मनी है, ये जो वेल्थ है, ये केवल मीन है और एंड है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका मतलब हो गया कि जैसे हम कहते हैं ना कि मनी से केवल चीजें खरीदी जा सकती हैं, मनी अपने आप में कुछ नहीं है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का अप्रोच यही कहता है कि हमें जो वेल्थ है वो केवल एक मीन है एंड तक पहुंचने के लिए। ठीक है, यहां से केवल हम एंड तक पहुंचेंगे। मीन्स हमारे पास कुछ है, मतलब वेल्थ इज अ मीन, और इसके थ्रू हम लोग एंड्स तक पहुंचेंगे। और एंड क्या है? वो है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट एक हेडिंग लिख लो जरा पहले आप लोग। इसमें लिखो essential components of essential human essential components of human development। इसमें पहला लिखो दैट इज इक्विटी। पहला क्या है? इक्विटी, EQUITY, इक्विटी। ठीक है, अब इक्विटी का मतलब क्या होता है बच्चों? ठीक है, आप लोगों ने आमतौर पे दो वर्ड सुने होंगे। एक तो सुना होगा इक्वालिटी, एक सुना होगा इक्विटी। तो इक्वालिटी का मतलब होता है कि सभी को एक जैसा ट्रीट करना। ठीक है, इक्वालिटी का मतलब क्या है? दैट वी शुड ट्रीट एवरीवन इक्वली एट पार। लेकिन इक्विटी का मतलब होता है कि जो लोग एक जैसे हैं उनको एक जैसे ट्रीट करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में वैसे तो सभी लोग बराबर हैं, लेकिन देखा जाए तो सभी लोग बराबर नहीं है। बराबर इन द सेंस कि वुमेन्स को, क्योंकि बहुत सालों तक हमारे यहाँ कोई राइट्स नहीं दिए गए, दलित्स को कोई राइट नहीं दिए गए। तो अगर आज के समय हम दोनों को बराबर लेके चलें तो वो बात ठीक नहीं होगी। तो इसका मतलब इक्विटी का मतलब क्या है कि वैसे तो सभी लोग बराबर हैं, लेकिन जो लोग पीछे रह गए हैं उनको हम लोग बराबरी पे लाने के लिए उनको कुछ एक्स्ट्रा चीजें दें ताकि वो बराबरी पे आ सके, ताकि वो मेन स्ट्रीम में जुड़ सके। तो उसको हम बोलते हैं इक्विटी। तो इक्विटी के लिए क्या क्या जरूरी होता है? इक्विटी के लिए होता है कि भाई कंट्री में लैंड रिफॉर्म्स हो। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या है कि जो लैंड कुछ लोगों के पास रह गई है वो लैंड नीचे तक पहुंचे, सभी लोगों में बटे। तो आपने इंडिया में देखा होगा 1950s के बाद लैंड रिफॉर्म्स हुए। ठीक है, दूसरा जो इसका कंपोनेंट है कि क्रेडिट सिस्टम को ओवरलॉक करना ताकि सभी को क्रेडिट फैसिलिटी मिले, सभी को बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिले। तो क्रेडिट फैसिलिटीज बढ़ाना सभी के लिए। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स होना, वोटिंग राइट सभी के लिए बराबर होना, जैसे इंडिया में सभी के लिए बराबर वोटिंग राइट है। ठीक है, सोशल और लीगल बैरियर्स हटाना वुमेन्स के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, एथनिक कम्युनिटीज जो हमारी हैं उन सब के लिए एक ऐसा माहौल बनाना जिससे वो सभी लोग बराबर कर सके। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है वो आता है, जो पहला कंपोनेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट का, दैट इज इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या हो गया कि हम सभी को एट पार लेकर के आए,
ठीक है, हम सभी को बराबर अपॉर्चुनिटीज दें, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज भी दें, सोशल अपॉर्चुनिटीज भी दें, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी दें। ठीक है, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज का मतलब सभी को वोटिंग राइट्स हो, सभी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो सभी का। इकोनॉमिक राइट्स का मतलब क्या है कि सभी लोग बिजनेस स्टार्ट कर सकें, सभी को क्रेडिट की अवेलेबिलिटी हो। ठीक है, इसके अलावा लैंड का सही तरीके से रिफॉर्म्स हो, और सोशल मतलब कि सभी लोग बराबर हों, इस तरह की सब चीजें रहनी चाहिए। दूसरा जो कंपोनेंट आप लोग नोट करेंगे दैट इज सस्टेनेबिलिटी। क्या है? सस्टेनेबिलिटी। आवाज आ रही है आप लोगों को? अंकिता कोई दिक्कत तो नहीं हो रही बेटा? आ रही है सर। अंकिता, अंकिता नेगी, सर। आवाज आ रही है अंकिता? यस सर, आ रही है। आवाज आ रही है? दिख रहा है सब कुछ? यस सर। यस सर। दिख रहा है सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो तुम्हारी क्लास में और भी तो बच्चे हैं, वो कहाँ हैं? सर पता नहीं, कोई आजकल कांटेक्ट में ही नहीं है। तीन ही लोग हो केवल क्लास में? सर और भी हैं, संतोष है, और भी हाँ, 2-3 हैं, सागर है, वो कहाँ है? और राधे है, और वो रूपाली है। हाँ, रूपाली भानु भी एक लड़की है। कुछ बच्चे ऐसे हैं, बोलते हैं हमें अब नोट्स दे देना। तो नोट्स कहाँ से दे देंगे तुम्हें ऐसे? चलो एनीवे, ठीक है, आप लोग नेक्स्ट पॉइंट ऐड करिए, दैट इज जो कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, नेक्स्ट पॉइंट ऐड करिए, दैट इज सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी लिखो। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि जो राइट्स या जो चीजें, जो वेलबींग अभी प्रेजेंट जनरेशन एंजॉय कर रही है, सेम वही वेलबींग, वही राइट्स नेक्स्ट जनरेशन भी एंजॉय करे। इसका मतलब होता है कि हम ग्रोथ या डेवलपमेंट इस प्रकार से करें कि जो रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल इस तरीके से हो ताकि केवल इसी जनरेशन नहीं, नेक्स्ट जनरेशन की नीड्स भी पूरी हो सके। ठीक है, केवल इसी जनरेशन नहीं, नेक्स्ट जनरेशन की नीड्स भी पूरी हो सके हर तरीके से। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है कि हम पॉवर्टी को हटाएं और ह्यूमन डिप्राइवेशन को लगाएं। अभी अगर लोग मिजरेबल हैं तो नेक्स्ट जनरेशन हमारी मिजरेबल ना रहे। ठीक है, कुल मिलाकर हम रिसोर्सेज का इस प्रकार से इस्तेमाल करें कि जैसे हम उसके ट्रस्टी हों, मालिक नहीं। ट्रस्टी का मतलब पता है ना आप लोगों को? एक तो होता है मालिक, एक होता है ट्रस्टी। ठीक है, ट्रस्टी का मतलब होता है जो केवल उसकी रखवाली कर रहे हैं, जिनका वो है नहीं, वो एक तरीके से उनके पास है फ्यूचर जनरेशन की। तो हम रिसोर्सेस का और बाकी सब चीजों का इस प्रकार से इस्तेमाल करें ताकि हम ये देख सकें कि हम इन रिसोर्सेस के केवल ट्रस्टी हैं और ये हमारी फ्यूचर जनरेशन को देने हैं वापस। ठीक है, थर्ड जो कंपोनेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट का, दैट इज प्रोडक्टिविटी। जो इंपॉर्टेंट है दैट इज प्रोडक्टिविटी। नोट करेंगे, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि जो चेंजिंग एनवायरनमेंट हो रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक चेंजिंग एनवायरनमेंट जो भी हो रहे हैं देश में या दुनिया में, उसके हिसाब से हम अपने लोगों का स्किल डेवलपमेंट करें। हम सभी लोगों की, जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं, हम उनके बारे में सोचें, हम उनका मैक्सिमम पोटेंशियल जो है वो निकालें। ठीक है, हम उनके मैक्सिमम पोटेंशियल को अचीव करने में उनकी हेल्प करें। आए समझ में? ठीक है, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि हम लोगों में इन्वेस्टमेंट करें, दैट वी इन्वेस्ट इन पीपल, हम लोगों में इन्वेस्ट करें। बहुत सारी कंट्रीज हैं जैसे जापान हो गया, कोरिया हो गया, इन लोगों ने ह्यूमन पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करा। ठीक है, ह्यूमन पे इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है उनकी स्किल्स बढ़ाओ, उनकी हेल्थ वगैरह के बारे में सोचो, इन सब चीजों के बारे में हम लोग देखें। ठीक है,
तो जो थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है आपका प्रोडक्टिविटी। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है नेबू पोलक के हिसाब से ह्यूमन डेवलपमेंट का, दैट इज एम्पावरमेंट। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप लोग, एम्पावरमेंट। अब एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है? एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि दैट पीपल आर इन अ पोजीशन टू एक्सरसाइज चॉइस ऑफ देयर ओन फ्री विल। कहने का मतलब है कि लोग अपनी चॉइसेस का अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, वो आजकल बीच में बड़ा चल रहा था ना, वो कौन सी स्प्लिट्स विला में आती है वो एक्ट्रेस, किस में आती है? इट्स हर चॉइस वाला, क्या नेहा धूपिया था, कौन था वो? आप लोगों ने शायद देखा होगा, बहुत मेम्स वगैरह भी बन रहे थे। हाँ सर वही क्या थी। नाम था, कौन थी? नेहा नेहा। हाँ नेहा धूपिया थी ना, इट्स हर चॉइस सर वाला जो चल नेहा रहा था। धूपिया थी रोडीज में। हाँ रोडीज में थी शायद, इट्स हर चॉइस वाला ना। हाँ तो एम्पावरमेंट इज ऑल अबाउट इट्स इट्स हर हर चॉइस चॉइस। वाला। ठीक है, कि किसी भी व्यक्ति की फ्री विल जो है वो अपनी फ्री विल का इस्तेमाल कर सके, वो उस पोजीशन में हो कि जो भी उसकी फ्री विल हो उसका इस्तेमाल कर सके, दैट इज एम्पावरमेंट। अब एम्पावरमेंट का मतलब क्या है? एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं कि इट्स हर चॉइस, हर जगह पर इट्स हर चॉइस हो, ठीक है, बट एम्पावरमेंट मीन्स की पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब है कि लोग देश में डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकें जो कि उनके लाइफ के बारे में हो। ठीक है, अब मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स के बारे में अगर कोई फैसला आ रहा है तो स्टूडेंट उस फैसले को इन्फ्लुएंस कर सकें। फार्मर्स के बारे में अगर कोई फैसला लिया जा रहा है तो फार्मर्स उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो गया, हंसी किसको आ रही है? नेगी जी हंसी आ रही है? हेलो अंकिता, आई गेस उसको गलती से अनम्यूट हो गया सर। गलती से अनम्यूट हो गया और पीछे वो मस्ती कर रही है। चलो एनीवे, ठीक है, तो पॉलिटिकल डेमो अपनी फ्री विल एक्सरसाइज कर सकें। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब है कि हमारे पास लिबरलाइजेशन हो, मतलब बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के रेगुलेशंस लागू हो से बिजनेस कर सके। इसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब डिस्टर्ब हो रहा है सर। हेलो। सर कहाँ गए यार? हेलो, आ गए। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, उसमें मैं ही दिख रहा हूँ ना अभी भी? हाँ ठीक है, ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अब अगला हेडिंग जो इम्पोर्टेंट है हमारा डेवलपमेंट के अंदर ही, अब हमने ये तो समझ लिया कि ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या सर है। आप हमने डिसेंट्रलाइजेशन ह्यूमन बता रहे थे। डेवलपमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है बेटा कि जो डिसीजन मेकिंग है वो निचले लेवल पर भी हो।
ठीक है, जैसे हमारे देश में हम कहते हैं कि पंचायत या नगर पंचायत, नगर पालिका जो होती है या ग्राम सभा जो होती है, ठीक है, तो कोई भी अगर डिसीजन लिया जा रहा है तो वो डाउनवर्ड लेवल पर हो, सबसे निचले लेवल पर लिया जाए, ना कि टॉप लेवल पर लिया जाए। मतलब डाउन टू टॉप अप्रोच होना चाहिए डिसीजन मेकिंग का, ना कि टॉप टू बॉटम अप्रोच। मतलब सबसे निचले लेवल पर उनके लिए क्या अच्छा है वो डिसीजन निचले लेवल पर ही होना चाहिए। दैट्स व्हाट वी कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो अब हमने ह्यूमन डेवलपमेंट समझा, हमने समझा कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, हमने समझा कि ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब होता है कि पीपल्स की चॉइसेस को वाइडर करना। हमने इसमें समझा कि पहले कंट्री की तो ह्यूमन डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी में हम यही समझते हैं कि ह्यूमन जो है वो सेंटर में है, सारे काम उसी को देख करके हो रहे हैं और वही मेन है। दैट्स व्हाट वी कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या कंपोनेंट आते हैं, वो हमने 4 कंपोनेंट पढ़े। पहला था क्या था आपका, इक्विटी, दूसरा था सस्टेनेबिलिटी, तीसरा था प्रोडक्टिविटी एंड चौथा एम्पावरमेंट। अब क्योंकि हम ह्यूमन डेवलपमेंट और इसके कंपोनेंट समझ चुके हैं, तो हर चीज को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ क्वांटिफाइबल डाटा होना चाहिए। हम कोई भी चीज हवा में नहीं कह सकते, ठीक है, मतलब क्वांटिफाइबल डाटा का अपना एक महत्व अलग होता है, हम कुछ भी चीज हवा में नहीं कह सकते। तो इसलिए हम ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे नापें, कैसे उसको ठीक करें, कैसे हम देखें कि कोई कंट्री इसमें पीछे रह गया है, तो इसके लिए हमारे पास एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, HDI का सुना है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने? यस सर, आपने बताया था। हाँ, तो क्या होता है ये? सर जिसमें कितनी ह्यूमंस की डेवलपमेंट वगैरह हुई है उसके बारे में रिपोर्ट्स होती है। बहुत सारी कंट्रियों का इकोनॉमिक वो नहीं होता है, जीडीपी अच्छी नहीं होती है, बट उनका एसडीआई अपर होता है। आपने स्वीडन वगैरह का एग्जांपल दिया था। अच्छा, और कुछ? सर मतलब ह्यूमंस की कितनी स्किल्स वगैरह या डेवलपमेंट, जैसे ये हमने इतने सारे वो अलग अलग पढ़े हैं, इक्वलिटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, ये सब इम्प्रूव होती है। तो वो एसटीआई से ही उसका वो होता है, एसटीआई एक तरह से उसका रिजल्ट होता है कि कितना डेवलपमेंट हुआ है। ठीक हो गया। तो HDI के बारे में जरा आप लोग लिखना शुरू करिए, फिर हम पहले इसको लिख लेते हैं फिर समझते हैं, ठीक है? यस सर। एक मिनट बोल रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ कहाँ पर लिखा था ये। लिखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स is prepared by human development index is prepared by United Nation Development Program, UNDP is prepared by United Nation Development Program, UNDP, since 1990. Since 1990,
on the initiative महबूब उल हक, on the initiative of महबूब उल हक, महबूब उल हक. Next point is it measures the achievements. It measures the achievements in a country. It measures the achievement in a country in three basic dimensions. In three basic dimensions. पहला लिखो, वो थ्री बेसिक डायमेंशंस कौन सी हैं? पहला है हेल्थ, दूसरा एजुकेशन एंड इनकम. हेल्थ, एजुकेशन और तीसरा है इनकम, या स्लेस करके लिख सकते हो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. यस, लिविंग. हम क्या करते हैं, किसी कंट्री को तीन बेसिक डायमेंशंस में नापते हैं. ठीक है, तीन बेसिक डायमेंशंस में क्या नापते हैं? वो तीन बेसिक डायमेंशंस हैं. पहला है हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन और तीसरा है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अब हेल्थ को हम किस चीज से नापेंगे? तो हेल्थ को नापने के लिए जो इंडिकेटर है, हेल्थ के सामने लिखो, हेल्थ को हम नापते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. ठीक है, जल्दी लिखो बच्चों, क्योंकि वो टाइम अप होने वाला है. इसका 10 मिनट बाद क्लास खत्म हो जाएगी. यस सर, लिख लिया. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. दूसरा है एजुकेशन. दूसरा है एजुकेशन. एजुकेशन को हम किस चीज से नापते हैं? एजुकेशन को नापने के लिए जो इंडेक्स है हमारे पास, जो मेथड है वो है, पहला है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और दूसरा है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग. इनके मतलब बताता हूं, पहले लिख लो इनको. एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और दूसरा है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग. फर्स्ट इज एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और दूसरा है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग. यस सर. एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग. और तीसरा लिखो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम नापते हैं जीएनआई पर कैपिटा. जीएनआई पर कैपिटा. जीएनआई पर कैपिटा. जीएनआई क्या है इसमें? ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, मतलब पूरे देश की नेशनल इनकम उसका पर कैपिटा. ओके सर. हाँ, इन पीपीपी. इन पीपीपी. ई पीपी, 3 बार पी. पी का मतलब बताता हूँ. पीपीपी का मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी.
परचेजिंग पावर पैरिटी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, the index is between 0 and 1. The index is between 0 and 1. Is between 0 and 1. और फिर लिख लो H पर HDR 2019, H पर HDR 2019, सर H पर HDR, हाँ H पर HDR 2019 India ranks 129 out of 189 countries. कितनी 189? हाँ, India ranks 129 out of 189 countries. ओके ठीक है, फर्स्ट नंबर पे जो आया दैट इज नॉर्वे। फर्स्ट नंबर पे नॉर्वे, फर्स्ट नंबर पे नॉर्वे, सेकंड स्विट्जरलैंड, थर्ड इज आयरलैंड, फर्स्ट नंबर नॉर्वे, फिर स्विट्जरलैंड, फिर आयरलैंड, ठीक है। इंडिया का HDI वैल्यू था, इंडिया का HDI वैल्यू था 0.647, 0.647, ये क्या होता है सर? क्या क्या होता है ये? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, अभी आप लोग लिख लो, फिर कल वाली क्लास में इसका वो बताऊंगा कि कैसे ये कैलकुलेट होता है, कैसे निकलता है, बोर्ड पे बताऊंगा, ठीक है। तो ज्यादा क्लैरिटी आप लोगों को आएगी, ठीक है। ओके सर। ओके अभी केवल आप इसको नोट कर लो, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी इंडिया की, लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 69.4, 69.4। आज केवल नोट कर लो, कल निकालना सिखाऊं, निकालते हैं 69.4। GNI पर कैपिटा है हमारा, GNI पर कैपिटा 68, GNI पर कैपिटा इज 6829 डॉलर, $6829। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग है हमारा 12.3, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग है हमारा 12.3। ठीक है, तो इतनी सब चीजें आप लोगों ने आज समझी, डेवलपमेंट क्या होता है, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, हमने इसके मेजर्स भी लिखे, कैसे कैसे क्या क्या इस बार स्कोर था। अब कल वाली क्लास में हम समझेंगे कि HDI आखिर में कैलकुलेट कैसे होता है, निकलता कैसे है, ठीक है।
अभी बस टाइम ऑफ होने वाला है क्लास का, केवल 30 सेकंड बचे हुए हैं। तो आप लोगों का आज होमवर्क रहेगा कि मैं कुछ एक आध पेजेस भेजने के लिए, कल मैं भेज नहीं पाया था तो आज भेजूंगा, तो एक दो पेज भेजूंगा पढ़ने के लिए, तो वो पेजेस पढ़ लेना। उसके हिसाब से इन नोट्स में अगर कुछ एडिशन करना होगा तो एडिशन कर लेना, और थोड़ा सा HDI के बारे में अपने लेवल पे भी पढ़ना, ठीक है, ताकि कल वाली ओके क्लास सर। को और डिटेल में समझ पाए, क्योंकि ये आपके केवल कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल HDI से पूछता ही पूछता है, ओके सर। इसलिए हर वे में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो अभी बस क्लास खत्म कर रहा हूँ। कल मुझे टाइम टेबल देखना पड़ेगा कि कल आपकी क्लास है या नहीं है, ठीक है। शायद कल आपकी क्लास नहीं है, जब भी होगी, मतलब अगर होगी तो कल आऊंगा मैं, नहीं होगी तो कल नहीं, परसों नरसों जब भी क्लास होगी, ठीक है, तो उस दिन हम इसको आगे करेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो बीच में आप किसी भी से फोन या मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो क्लास ऑफ कर रहा हूँ अभी। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।